हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज जो हम हिंदी का इस पे क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन कहाँ के होंगे? क्वेश्चन घटना चक्र से हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब महत्वपूर्ण है। यदि आप यकीन मानिए, यदि आप इतना ही कर लीजिए तो आपका हिंदी का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आएंगे वहाँ एक भी नहीं छूटेंगे। तो आज का जो हमारा है किस टॉपिक पे है, ये है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। कहाँ से लिए गए हैं? घटना चक्र से लिए गए हैं। आइए हम एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी है? क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये देखिए किस एग्जाम में आया है? टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ था। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी तरीके से रिलेटेड ये भी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? वर्ण होती है। अगर आपको शब्द पता नहीं है, व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, तो आप हमारे जो हिंदी का प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हैं। थियरी का जो होता है, आज हम सिर्फ क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, देखिए हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? देखिए हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, मान के चलिए कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब कौन कौन से स्वर होते हैं? जैसे मान लीजिए अ हुआ, आ हुआ, ई हुआ, ई हुआ। तो ये सब जो है सारे ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब स्वर कहलाते हैं। तो कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अभी हम यहाँ बस ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम बस क्वेश्चन कराने में हमारा टारगेट है आज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्वर कितने होते हैं। अब आगे हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। तो अब इसमें जो आप सोच रहे हैं कि अलग अलग कुछ लोग मानते हैं, तो वो हमारा अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है? 33 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? जैसे अंग्रेजी में 26 होते हैं, तो उसी तरीके से हिंदी में कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? जो व्यंजन होता है और जो स्वर होता है उन दोनों के संयुक्त रूप को क्या मिला के बोला जाता है? अक्षर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वर्णमाला किसे कहेंगे? ये सब आपको हम एकदम डीप में पढ़ाए हुए हैं, आप हमारा जरूर प्लेलिस्ट देखिए, ये सब आपको एकदम क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के जैसे समुदाय हो या व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। देखिए हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो कुल कितने व्यंजन है? 33। अभी हम आपको पिछला बताए थे। देखिए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही है, बस तरीका देखिए अलग अलग बदलने का होता है, उसी तरीके से बदलता रहता है। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनि देखिए कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा होता है? एक स्वर होता है और एक कौन सा होता है? व्यंजन होता है। ये 2 स्वर होता है। कुछ हम महत्वपूर्ण बताते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई हम अभी आपको क्या बताया है? वर्ण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं ये सब आपको नहीं पता है, लेकिन हम आपको बताते हैं स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है कितनी होती है? टोटल 25 होती है। अब कौन कौन सा होता है ये आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा। जैसे क वर्ग का हो गया, च वर्ग का हो गया, इसी तरीके से जितने भी वर्ग हैं क छ च जो वर्ग होता है, ये जो वर्ग होते हैं ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आप वहाँ से जाके देखिएगा, आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? देखिए जब एक से अधिक वर्ण हो को मेल को क्या कहा जाता है? तो अक्षर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका आप हमें बताइए कितना हो सकता है। आप आंसर मत देखिए एक बार, पहले सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी में जो वर्णमाला है व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 होती है। इसका पिछले भी हमने देखा है, कुछ क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं, बस पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की, ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? लघुत्तम, यहाँ देखिए इकाई बात की गई है, लघुत्तम इकाई क्या बनाया गया है? शब्द को माना गया है। जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है, तो वो है शब्द को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखिए जो लिपि की जो एक होता है भाषा चिन्हों के क्रमबद्ध के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वर कहा जाता है। हम आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन कैसे दोनों अलग अलग होते हैं, इसको हम ध्यान से, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। जिनका उच्चारण, ठीक है, ये देखिए यूपी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आया हुआ है दीदीपाली में। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब स्वर से रिलेटेड। ठीक है, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए 4 कौन कौन सा होता है, हम आपको बता दें। अ है, ठीक है, ई है, ऊ है और री है। ठीक है, ये क्या है? ह्रस्व स्वर की संख्या है, कौन कौन सी है और इसकी कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए अब आपको बताना होगा कि दीर्घ स्वर कौन सा होता है। जब आप हमारा वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो स्वर की संख्या कितनी होती है, टोटल 11 होता है। तो उसमें हमने बताया था कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो है और संयुक्त स्वर 3 होते हैं, हम आपको पहले ही बताए थे। तो इसी के अंतर्गत हम आपका जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में कौन सा है? आ है। बाकी जो अक्षर देखिए, अब कौन कौन से ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से दीर्घ स्वर के अंतर आते हैं हम आपको बता दें। जो है आ है, ठीक है, ई है और ऊ है और क्या है, ये सब जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर है। अब देखिए दीर्घ स्वर आ गया, ठीक, फिर उसी तरीके से आ गया। अब इसमें आपको हमें बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर आप बता सकते हैं, ई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी बताया कौन कौन सा आ है, ई है, ऊ होता है। ठीक है, ये सबसे क्या है? दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब देखिए कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, अब हमें बताइए कौन सा है? ओ। ओ क्यों है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, क्यों नेक्स्ट नहीं हो रहा है। हाँ, प्लुप्त स्वर कौन सा है? देखिए प्लुप्त स्वर के बारे में पूछा गया है। तो प्लुप्त स्वर आपको पता ही होगा, प्लुप्त स्वर कौन सा होता है, किसको कहा जाता है? ओम को कहा जाता है। इसका हमने एकदम अलग से चर्चा किया हुआ है। तो प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? ओम को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में, देखिए किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्लुप्त कहा जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है, इसीलिए इसे प्लुप्त स्वर भी कहा जाता है। और यह कह सकते हैं दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा इसमें समय लगता है। तो कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसको बोलते हैं? ओम जो होता है प्लुप्त स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो आप हमको एकदम अच्छे से बताए थे कौन सा है? विवृत स्वर जो होता है वो जीभ के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मध्य स्वर कहते हैं। अब देखिए मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर क्या होता है? जो जीवा का जो मध्य भाग के ऊपर का जो स्वर का उच्चारण होता है, मतलब कि जो हमारे जीवा, आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने बताया कि जिस जीवा का मध्य भाग का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसका उच्चारण जो होता है उसी को क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और जो हिंदी का अ अक्षर होता है,
अक्षर जो होता है वही क्या होता है, मध्य स्वर कहलाता है। ठीक है, ये सब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप ये नहीं ध्यान देंगे कि मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो ये आप गलत कर बैठेंगे। इसलिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? यदि भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो उ जो होता है किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का स्वर है? पश्च समृद्ध है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमारा इसका वीडियो वर्णमाला का जो टॉपिक है आप उसको जरूर देखिएगा, आपको वहाँ बहुत आसान वे में समझाया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर देखिए समृद्ध है? कौन सा स्वर समृद्ध है? तभी हमने बताया कौन सा, ई स्वर जो होता है समृद्ध स्वर है। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? कौन सा है? ए जो होता है अर्ध विवृत स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? देखिए यहाँ पे संयुक्त स्वर पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संयुक्त स्वर नहीं है यानी एक स्वर नहीं है, बाकी सब क्या है, संयुक्त स्वर है। तो इसमें कैसे हम पहचानेंगे इनको कि कौन कौन सा संयुक्त स्वर होता है? देखिए संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है कि दो अक्षरों से मिलकर बना हो। जैसे देखिए ये ए है, ए किससे मिलकर बनता है? अ कह सकते हैं प्लस ई जो होता है, दोनों का अगर मिला दें तो ए बनता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ए है तो ये किससे बनता है? अ प्लस ए, दोनों को मिला देंगे तो ए हो जाता है। उ कैसे बनता है? तो ये बनता है अ प्लस उ, क्या बन जाता है? बड़ी उ बन जाता है। ठीक है, उसे सॉरी क्या बन जाता है? अ बन जाता है। और उसी तरीके से देखा जाए अ प्लस ओ अगर बनाया जाए, दोनों को अगर मिला के बनाया जाए तो क्या बन जाता है? अ बन जाता है। तो इस तरीके से संयुक्त स्वर कौन सा हुआ हमारा? संयुक्त स्वर जो हमारा हुआ उ हुआ। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन सा है? देखो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। देखिए संयुक्त स्वर उ ही नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी देखिए सब संयुक्त स्वर है। ए कैसे बन रहा है, ए कैसे बन रहा है, ओ कैसे बन रहा है, ये देखिए सारे संयुक्त स्वर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? देखिए अब कंठ तालव्य है, कौन सा मूर्धा से बोला जाता है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है, ये सब आपको देखने के लिए हमारे वीडियो पे जाना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे ही जाएंगे तब आपको सारा समझ में आ जाएगा। जो ए शब्द है, कह सकते हैं ए हुआ और ए हुआ, ये क्या होते हैं? ये दोनों स्वर जो होता है कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है, कंठ तालव्य होते हैं। अब देखिए अ आ ई सब कंठ में, और ई जो होता है तालव्य से बोला जाता है, इसलिए ये सब का वीडियो आपको जरूर देखा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो इसमें कंठ तालव्य कौन सा है? तो कौन सा है? ए जो है कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ए और ए का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान देखिए पूछ रहा है, उच्चारण स्थान क्या है? कंठस्थ तालव्य है। ठीक है, इसका यहाँ पे हमने बता दिया है डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अनुनासिकता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनुनासिकता है? अनुनासिकता की बात की गई है, इसमें कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है इसमें? संभालना। संभालना क्या है इसमें? अनुनासिकता शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता फिर पूछ रहा है कि अनुनासिकता कौन सा है? तो कौन सा है? कटीला। कटीला जो है वो क्या है? अनुनासिकता शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। देखिए जो स्वर में का उच्चारण हम करते हैं, जैसे आ ई उ, तो जो भी समय लग रहा है तो उन समय को हम क्या कहते हैं? उन समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा स्वर होता है? एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर होता है। 3 तरह का स्वर होता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? अब बताइए हमें, संधि का है कि समास का है कि वर्ण का है कि लिंग का है? तो किसका भेद है? वर्ण का भेद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मात्रा जो होता है स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा जो होता है स्वर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। ठीक है, मात्रा जो होता है क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो आप बताइए किस प्रकार के वर्ण हैं, किससे बोला जाता है, तो कंठोष्ठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जो नीला हो गया है इससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्कैन करने में जो दिक्कत हो जाती है, किताब है तो मोड़ना जायज़ है, तो इसलिए सीधा नहीं आ पाता है। कोशिश करते हैं पूरी तरह सीधा है लेकिन सीधा नहीं आ पाता, इसके लिए परेशान मत होइएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, देखिए कंठ और तालु पूछ रहा है। अब यहाँ पर उच्चारण देखिए, अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस देखेंगे, आप उसको बोलेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्या है, कंठ और तालु। सबसे पहले आपको कंठ पता होना चाहिए, मूर्धा पता होना चाहिए, तालु पता चलना चाहिए, दंत से। इस तरीके से जब आप तक पता रहेगा तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। इस तरीके से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो कौन सा है, ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंठ तालव्य पे कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा है, ए और ए दोनों क्या है, कंठ तालव्य है। ए के उच्चारण स्थान का नाम देखिए क्या है, ए के उच्चारण स्थान का क्या नाम है, कंठ तालव्य है। हमने सब इसका पिछले जो है चर्चा कर दिया है। अब हम देखते हैं स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, कंठ तालव्य होता है। ये सारे एग्जाम देखिए 2018 के जो कृषि उत्पादन मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था उसी में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा के आधार पर देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मात्रा के आधार पर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मात्रा के आधार पर हम आपको बता दें तो कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है। ठीक है, मात्रा के आधार पे कौन कौन सा होता है, हरस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है, अपलुप्त स्वर होता है। तो हम इसमें आपको बता दिए हैं जो हरस्व स्वर होता है कौन कौन सा होता है, दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है, अपलुप्त स्वर कौन कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार, देखिए वर्ण तालिका के अनुसार हरस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है। अब बताइए ये किसके भाग होते हैं, किसके भेद होते हैं, तो ये है स्वर के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं, स्वर क्या कहलाता है, जिनकी मुख से केवल उच्चारण होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, निरुनासिक स्वर कहा जाता है। निरुनासिक स्वर कौन सा होता है, तो जो अ है, अ क्या है, निरुनासिक स्वर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार है, देखिए कौन से हैं जो स्वर है ध्वनि के प्रकार है, कौन सा है, दीर्घ स्वर है, प्लुप्त है, ह्रस्व है, तो ये क्या है, उपयुक्त तीनों, यानी इसका ऑप्शन क्या है, तीनों है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार या समृद्ध स्वर ध्वनि है, तो कौन सा है, तीनों जो होता है कौन सा है, ई होता है। अब देखिए ई जो है ये क्या है, तीनों है। ठीक है, ई जो हमारा है ये क्या है, अग्र भी है, अवृत्ताकार और समृद्ध स्वर ध्वनि है, तो ई क्या है, तीनों है। उसी तरीके से देखा जाए जो मध्य स्वर होता है आपको पता ही आ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का देखिए पूछा है, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, यानी क ख ग घ, यानी क वर्ग में आता है। क वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कंठ वर्ग कौन सा है। देखिए क ख ग घ आपको याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा होता है। निम्न में क जो वर्ण कौन सा है, तो वो है अ। ठीक है, इसका उच्चारण क्या है, उसका आंसर क्या है, बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में कंठय वर्ण कौन सा है। कंठय वर्ण कौन सा, आ और ह और जो विसर्ग होता है वो क्या है, कंठय वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कंठय ध्वनियाँ कौन सी है। देखिए ध्वनियाँ पूछा जा रहा है, जो क वर्ग होता है वो होता है क और ख, देखिए दोनों क्या है, कंठय ध्वनियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, देखिए ई है, फ है, त है, ह है, तो कौन सा है, ह जो है कंठ ध्वनियाँ होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा, अगला क्वेश्चन है च छ
ज झ इया का उच्चारण होता है, बताइए किससे होता है? अगर आपको दिक्कत होगा तो आप तुरंत नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप वीडियो हिंदी का जो हमारा प्लेलिस्ट का आप जरूर देखिए, वहाँ बहुत आसान तरीकों में समझाया गया है। तो च छ ज इया किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से किससे होता है? च वर्ग जो होता है, छ ज झ जो होता है वो किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान है, स का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? स का उच्चारण जो स है क्या है? तालु से बोला जाता है। तालु से क्यों बोला जाता है? आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे जाके वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? तालु होता है। तालु में देखिए कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, इस पे आप ध्यान रखिएगा। तालु से जो ई है, ई, च वर्ग, और स है जो क्या है? जीभ और तालु दोनों से स्पर्श करने पे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से तालव्य ध्वनि है। देखिए तालव्य ध्वनि पूछा गया है, तालव्य ध्वनि कौन सा है? मतलब क्या होता है? तालु से बोलने वाला, ठीक है। तो क्या होता है? स जो वर्ग है, स वर्ण जो है वो है तालव्य से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? देखिए च वर्ग ध्वनियाँ किस में आती हैं? तालव्य में आती हैं। ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण देखिए किससे होता है? तो किससे होता है? तालव्य से होता है। यदि आप वर्णमाला नहीं देखे हैं तो केवल आप क्वेश्चन अगर लगा लीजिए तो आपका लगभग पूरा कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? देखिए ग है, झ है, न है, म है, तो कौन सा है? च, छ, ज, ठीक है। किस में आता है? इसका ऑप्शन क्या है? बी है, ठीक है। झ जो है उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तालव्य हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर इया जो व्यंजन है क्या बोला जाता है? तालव्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान। देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि य का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? य का उच्चारण स्थान क्या है? ये देखिए तालु का होता है। य का भी उच्चारण स्थान जो होता है जीभ के स्पर्श से तालु और जो जीभ के स्पर्श से होता है, ठीक है। इसमें हमें बताया थे ई, बड़ी ई, च वर्ग और स का उच्चारण जो भी तालु और जीभ के स्पर्श से ही होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी की। देखिए स ध्वनि है, देखिए सब क्वेश्चन उसी से रिपीट है, सब बस घुमा फिरा के वही आंसर आ रहे हैं सबका। तो इसका हिंदी का जो स ध्वनि है किससे है? तालव्य से है। तो अब देखिए है ये जो ड है, एक सेकेंड, ड का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए ड कौन से में आता है? ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग वो उसी में अंतर्गत आता है। तो इसका कौन सा वर्ग है? तो ये किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट वर्ग। देखिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखिए ट वर्ग उच्चारण स्थान क्या है? इसका क्या है? मूर्धा। तो यदि आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे जो थियरी का लेक्चर है अब वर्णमाला उसको जरूर देखिए, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ है तो कौन सा वर्ग होता है? देखिए ट, ठ, ड, ढ। तो ये जो है देखिए ट, ठ, ड, ढ ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, पूछा है कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं, यानी ट, ठ, ड, ढ। तो जो भी ट भी है, ढ भी है और ढ भी है, ठ भी है, ढ भी, तो ये जो है ये क्या है? ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं होता है, इसका आप हमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके से जो है ये क्या है? मराठी से आया हुआ शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? देखिए ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य का व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? अब देखिए अब इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कि स किससे बोला जाता है, स किससे बोला जाता है। तो इसमें जो है उच्चारण की दृष्टि से ध्यान देना है, ठीक है, कि विकल्प शुद्ध मतलब सही है। तो स से दिखाया जाए दंतव्य, स से मूर्धन्य पे होता है, च से कंठप्य होता है, स से क्या होता है? तालव्य होता है। आप हमें ये बताइए अब इसमें क्या चीज़ समझ में आ रहा है? जो अगर देखा जाए तो स मान लीजिए दंतव्य है, तो उसी तरीके से देखा जाए तो
उच्चारण स्थान जो दृष्टि से दिखाया जाए तो स, ऑप्शन इसका क्या है, आंसर ये है, स है। ठीक है, और बाकी देखिए जो है ये जो स वर्ग है, ठीक है, ये स वर्ग क्यों गलत है? स किससे बोला जाता है? अभी हम आपको बताएं, ये बोला जाता है तालव्य से, ये मूर्धन्य से नहीं बोला जाता, ये तालव्य से बोला जाता है। और जो षटकोण वाला स्वर है ये तालव्य से नहीं बोला जाता है, ये किससे बोला जाता है? ये मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, और च तो हम आपको अभी बताया ही है कि च वर्ग किससे बोला जाता है, ये भी तो तालव्य से ही बोला जाता है। इस तरीके से क्या है, शुद्ध कौन सा है? स जो होता है दंत से बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं त वर्ग। त वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान है। देखिए त वर्ग का जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है? उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है, त थ, अब त है तो जाहिर सी बात है दंत का है, तो थ भी पूछ सकता है, थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये किस वर्ग का व्यंजन है? जो इसका ऑप्शन क्या है? दंत पे का ऑप्शन है। अब त वर्ग में देखिए आता कौन कौन सा है? त आता है, ठीक है, थ आता है, द आता है, ध आता है, न आता है। त थ द ध न, ठीक है, ये क्या है? ये सारे जो जितने भी हैं ये सब दंत पे स्थान होते हैं। अगला क्वेश्चन है त का उच्चारण होता है। देखिए त का उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण होता है दंत से होता है। निम्न में से दंत वर्ण है, दंत वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। देखिए किस उच्चारण स्थान पर होता है? दंत के उच्चारण के स्थान पर होता है। निम्न में से दंत ध्वनि है, देखिए कौन सा होता है? ख, च, ल, फ। आप ये बताइए कौन सा होता है? ये होता है ल। ल जो होता है वो क्या है? दंत ध्वनि होता है। जो त वर्ग होते हैं, अब त वर्ग में देखिए त थ द ध न भी होते हैं, और जो ल होता है स, इस जो ध्वनि होती है ये सब क्या होते हैं? दंत से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सा है? त शब्द जो है वो क्या है? दंत ध्वनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प फ ब भ म क्या है व्यंजन? कौन सा व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन अब देखिए क्या है, ये थोड़ा सा देखिए अलग हो गया। ओष्ठ व्यंजन जो होता है प फ ब म ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दंत व्यंजन कौन कौन सा होता है? दंत व्यंजन कौन सा होता है? त जो होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है, न होता है, क्या होते हैं? दंत व्यंजन होते हैं, दंत व्यंजन। और तालव्य व्यंजन देखिए अभी हम आपको सारा बताया, तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? च वर्ग जो होता है वो सारे क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। और कंठ जो कौन सा होता है? वो क ख ग घ जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंठ व्यंजन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? देखिए ओष्ठ जो वर्ण है पूछ रहा है कि कौन सा है, तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ का जो मात्रा है ऊ जो है वो क्या है? ओष्ठ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, हिंदी की जो होती है ओष्ठ व्यंजन है कौन सा है? तो वो है भ। भ कैसे हुआ? हिंदी का जो ओष्ठ व्यंजन है जो कैसे हुआ, इसका आप हमारे जो प्लेलिस्ट में आप वहाँ से जाके देखिएगा ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं भ, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अब ओष्ठ ध्वनि के बारे में पूछ रहा है, नहीं है, यानी बाकी तो ध्वनि है। देखिए च में है, भ में है, प में है कि म में है? तो किस में है? च में है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च किसका है? च जो होता है तालव्य, जो च है तालव्य ध्वनि है, न कि ओष्ठ का है, ठीक है, चालव्य ध्वनि होता है, न कि कौन सा है? ओष्ठ ध्वनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हिंदी की ब ध्वनि है, ब ध्वनि कहाँ से आती है? ओष्ठ ध्वनि कहलाती है, ओष्ठ ध्वनि जो है ब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ल है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है कौन कौन सा होता है? देखिए ल है। अब हम आपको पहले बता दें अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए य है, ठीक है, र है, ल है, व है, ये सब क्या है?
अंतस्थ व्यंजन है, तो यानी ल इसमें क्या है, य र ल व, ये सारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। जबकि इसमें देखिए प जो है, च है और ट है, ये सब क्या है, ये सब स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प च ट ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है, और ल क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। आगे हम देखते हैं, इनमें से अंतस्थ वर्ण है। अब इसमें देखिए अंतस्थ वर्ण पूछ रहा है, तो अंतस्थ वर्ण हम आपको पहले बता दी कौन सा, य र ल व होता है। तो इसमें य र ल व, तो वह है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए, इसका ऑप्शन क्या हो गया, वह, ये सही है। ठीक है, त ए ओ जो है ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अंतस्थ नहीं है, नहीं एक कोई अंतस्थ जो है नहीं है। अब इसमें से आपको हमें बताना है, तो हमने क्या बताया था, अंतस्थ ध्वनि कौन कौन सा है, य र ल व, यानी र भी है, व भी है, ल भी है, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। बी क्या है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ध्यान रखिएगा, बी क्या है, ओष्ठ व्यंजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अब अर्ध स्वर की बात हो रही है, अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, अर्ध स्वर क्या होता है, य को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें सही कथन क्या है, चुनना है। य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। देखिए य और व जो होता है ध्वनि अर्ध स्वर कहलाता है। अब दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लिया जाए, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, गलत है। अवधेश का विग्रह अवधेश होता है, ये भी गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है, ये भी गलत है। तो यानी हमारा जो क्या है, सही कथन कौन सा है, केवल पहला जो है कथन सही, मतलब य और वह क्या ध्वनि अर्ध स्वर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है तो हम आपको पहले बताए य जो है अंत य व र, इसका क्या है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, य र ल व जो भी हैं ये सारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अर्ध स्वर। देखिए अर्ध स्वर कौन कौन सा होता है, अर्ध स्वर जो कहलाता है क्या है, अब बताइए अर्ध स्वर क्या होता है। इसका ऑप्शन है य और व। अर्ध स्वर क्या है, य और व जो होते हैं अर्ध स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, तो यह जो होता है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कौन सा है, तो इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। य र ल व जो है क्या है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आपको सबको पता हो गया कि इसका आंसर क्या है, वह है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा है अंतस्थ व्यंजन, यह है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम फास्ट तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, तो किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिए अब यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की बात की गई है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए, कौन कौन सा है, स है, श, स, ह, ये सारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए ऊष्म व्यंजन हम आपको सबसे पहले बता दिए, ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा होता है, स, षटकोण वाला स और ह, ये सारे क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। अब इसमें जो शब्द नहीं है वो क्या कहलाएगा, ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ग जो होता है वो क्या है, क वर्ग का है, इसलिए क्या है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला देखिए, स, श, स के अंतर्गत आते हैं, कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा है, स, स, स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए ह भी है, स भी है और स भी है, तो ये कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ये ल जो है क्या है, ऊष्म व्यंजन नहीं है।
उष्म वर्ण है, तो उष्म वर्ण कौन सा है? उष्म वर्ण कौन सा है? स जो है ये क्या है? उष्म वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा है? तो कौन कौन सा था? स और ह जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? ये है, ठीक है। बाकी जो है वो उष्म व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के व्यंजन है? उष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन देखिए कौन सा, आप एकदम आसानी से बता सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर डी है, स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम इसको ध्यान में रखेंगे, अब त्र शब्द है, ठीक है। त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? देखिए अब यहाँ पे त्र वर्ग है, त वर्ग जो होता है किन किन शब्दों से, देखिए 4 वर्ण है, तो उन चारों वर्ण का हम एक बार यहाँ पे चर्चा कर दे रहे हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? क है और स है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? छ बनता है। ध्यान रखिएगा, ये चारों शब्द हम आपको बता दे रहे हैं एक साथ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क के बाद क्या आता है? त प्लस र, ठीक है। यहाँ भी हलंत का मतलब आपको पता ही होगा कि आधा का अक्षर होता है जब बिना स्वर के होते हैं। त प्लस र क्या कहलाता है? त्र कहलाता है, ठीक है। अब ज प्लस इया क्या बनता है? क्या बनता है, ठीक है। अब अगला जो है स प्लस र, ये दोनों क्या बनते हैं? ये दोनों स्र बनते हैं। तो यहाँ आप देखिए छ त्र क्या स्र, ठीक है। इन ध्यान रखिएगा, क से क षटकोण, त र, ज या स र क्या शब्द मिलते हैं? ये 4 शब्द बनते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए त्र, त्र का मतलब क्या है? त धन र, तो किससे बनकर बना है? त और र से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छ। अब देखिए यहाँ पे छ आ गया ना, छ वर्ण किससे योग से बना हुआ है? तो किसके योग से बना हुआ है? क और षटकोण वाला जो स होता है उससे मिलकर बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताना है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? स्र, स्र किससे देखिए मिलकर बना है? हम आपको भी बताए थे, जो स होता है बड़ा वाला प्लस क्या होता है? र, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? स्र बनता है। अगला देखते हैं, संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है, ज्ञ किससे देखिए मिलकर बनता है? ज प्लस इया से जो होता है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यानी छ भी 2 अक्षर बनता है, त्र भी बनता है, स्र भी बनता है, यानी जो षटकोण वाला स है ये क्या आता है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें से किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? अब देखिए स्र किससे मिलकर बना हुआ है? तो किससे मिलकर बनाता है? स और र के जो वर्णों को मिलाकर बनाते हैं उसी से क्या बनता है? ये स्र बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यानी 2 शब्द जो मिलकर बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो त्र भी बनता है, देखिए छ भी बनता है और ज्ञ भी बनता है। दोनों ये शब्द हम आपको पहले बता चुके किस किस शब्द से मिलकर बनता है। तो ये क्या है ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? यह क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? देखिए अगर आपको अल्प प्राण महाप्राण इसके बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप हमारे जो वीडियो है हिंदी का आप उसको देखिए, अल्प प्राण महाप्राण का, तब ये आपको बहुत आसानी से शब्दों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिना अल्प प्राण अब इस सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम इसको कर लें तो नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा था? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ये क ख ग, ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से होता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि अल्प प्राण कौन सा होता है। जो प्रथम अक्षर होता है ये क्या है? प्रथम अक्षर, और जो तीसरा अक्षर होता है, ठीक है, क ख ग घ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पहला अक्षर है और जो तीसरा अक्षर है ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से
कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? देखिए कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है, तो कौन सा है? देखिए बताए थे क होता है, ख नहीं होता, फिर ग होता है, फिर ख नहीं होता, और ध। ये सब क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? इसका आंसर है क। निम्न में से एक अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है? क वर्ग जो होता है वो क्या है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण देखिए कौन सा है? च है। तो च कैसे होगा? देखिए जिस तरीके से क ग, ठीक है, ग क ख एक हम अक्षर छोड़ के करते हैं, उसी तरीके से च छ च छ ज, ये ज क्या है? ये भी अल्प प्राण च छ ज झ इया। अब इसी तरीके से क ख ग घ क्या हो गया? अंग। तो ये क्या है? ये सब अल्प प्राण होते हैं। अब उसी तरीके से देखा जाए ट ठ ड, फिर क्या है? अड़। तो ये क्या है? ये सारे अल्प प्राण हैं। आपको हम बताए थे 1 3 5 यानी 135। आपको अच्छे से हमें याद होना चाहिए। जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अल्प प्राण नहीं है, अल्प प्राण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? देखिए यहाँ पे गलती हमें निकालना है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ पे वर्ण है। छ जो होता है संयुक्त व्यंजन है, तो ये छ संयुक्त व्यंजन सही है। विसर्ग जो होता है कंठ पे वर्ण है। 2 महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो ये क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अब देखिए महाप्राण आ गया, एक होता है अल्प प्राण। अब महाप्राण हमने अल्प प्राण के क्वेश्चन देख लिए, अब महाप्राण के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महाप्राण और अल्प प्राण के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है? महाप्राण, अब हमारा वीडियो देख के आइएगा, यहाँ पर आपको सारा हम यहाँ बस क्वेश्चन करा रहे हैं। तो क्या है इसका? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सा है? ज। ज जो क्या है? महाप्राण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन सा होता है। तो जो अल्प प्राण में हम क्या बताए थे? 135। ठीक है, अब जो जो अक्षर बचा हुआ है जैसे ख घ, ठीक है, जैसे क ख ग घ, इसी तरीके से इस यहाँ पे क्या है? ख और घ, ठीक है, क ख और घ, उसी का छ आएगा इसके नीचे, फिर क्या आएगा? झ आएगा। झ आएगा च वर्ग में, फिर ट ठ, फिर ट ठ ड ठ। तो ये सब क्या है? ये सब महाप्राण व्यंजन होते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? भ। भ क्या है? महाप्राण व्यंजन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सभी महाप्राण वाले वाला समूह है। देखिए क छ ठ, तो ये क्या होते हैं? ये सभी महाप्राण है। तो कैसे? जैसे हमने बताया क ख ग घ अंग। तो ये हम अभी एक एग्जांपल देते हैं। जो ये पहला वाला है क ग और अंग, तो ये सारे क्या है? ये सारे जो हैं ये अल्प प्राण होते हैं। और जो ये बीच वाला होता है ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो क च ठ एक के बाद एक अल्टरनेट होता है, तो ये क्या होता है? महाप्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो कौन सा महाप्राण है? तो वो है ठ। अब यहाँ पे हम बार बार नहीं बताएंगे, वही अक्षर है, बार बार घूम टहल के आ रहा है, आपको बस पता होना चाहिए अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं। आप बहुत बिल्कुल आसानी से पकड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, देखिए दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। और जो पहला तीसरा पांचवा जो होता है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? किससे संबंधित? दूसरा और चौथा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे चौथे वर्ण कौन सा होता है? महाप्राण व्यंजन होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अब देखिए घोष वर्ड आ गया, अघोष वर्ड आ गया, तो यहाँ पे आपको भी पता होना चाहिए घोष वर्ड और अघोष कौन कौन सा होता है, कहलाते हैं, ठीक है। अघोष में देखिए क्या होता है, अघोष देखिए कौन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए क है, ख है, च है, छ है, एक सेकेंड ये गलत हो गया, हाँ, क ख, ठीक है, च छ, ट ठ, हो गया, त थ। तो ये सब जो शब्द हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब क्या है, सारे अघोष शब्द हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो स्टार्टिंग के होते हैं, मतलब 12 इसे कह सकते हैं, वहाँ पे तीसरा और दूसरा और चौथा जो था क्या होता था, महाप्राण, और तीसरा पहला तीसरा और जो पांचवा है वो कैसे क्या करते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो हैं ये सब क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग है वो अघोष वर्ण कहते हैं, बार बार इसको अब नहीं बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष देखिए पूछा है च, देखिए क ख च छ, तो ये क्या है, अघोष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए क कौन सा है, क ख, यानी क ख, क और ख क्या है, अघोष है, तो यानी क जो है अघोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण आप बताइए कौन सा है। अघोष वर्ण जो होता है स कैसे अघोष वर्ण हुआ, हम आपको इसका बता चुके हैं कि कैसे अघोष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण देखिए क ख ग, क ख ग, तो कौन सा है, प फ, प यानी प वर्ग का जो होता है वो क्या है, अघोष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है। ग अघोष है, गलत है, फ अल्पप्राण है, सह उष्म है, ढ सघोष है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है, तो ये जो स है क्या है, स ये क्या हो, उष्म व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सघोष अब आ गया, सघोष वर्ण कौन सा होता है। सघोष वर्ण आपको हम बता दें, जो भी तीसरा चौथा जो पांचवा वर्ण होता है तो वो क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। तीसरा पांचवा मतलब जैसे क ख ग ज ड, क ख ग अंग, अंग हो गया। उसी तरीके से जो चौथा होता है घ झ ढ ध भ, तो ये क्या है, सारे ये सब। अब पांचवा वर्ण में जो होता है ड, मतलब जो नासिर जिसको बोलते हैं, अंगा, इया, अड़ और न, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो हैं सघोष होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए सघोष वर्ण कौन सा है, तो कौन सा है, ब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण कौन सा है, तो वो है ज, ठीक है। घोष और सघोष में हम आपको अब अंतर बता चुके हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं, तो हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, तो कितनी है, 52 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह वर्ण है, वह क्या है, वह दंतोष्ठ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अयोग वा कहते हैं, ठीक है, अयोग वा कहते हैं। अयोग वा क्या हो, कौन कौन सा होता है, दो ही अयोग वा होते हैं। अभी हम आगे इसको चर्चा करते हैं, तब देखते हैं कि कौन सा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अयोग वा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विसर्ग जो होता है अयोग वा कहा जाता है, विसर्ग को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अ अह क्या है, तो क्या है, अयोग वा है। देखिए अयोग वा कौन से दो हैं, हमने आपको बता दिया, अ और अ, ये दो जो वर्ण हैं ये क्या है, अयोग वा वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, चिन्ह के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। अयोग वाह कहा जाता है क्या, महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को। तो अयोग वाह जो होता है किसको कहा जाता है, जो अनुस्वार होता है एवं विसर्ग जो होता है उसे क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, तो कौन सा है, अ और अ। क्या है ये अयोग व वर्ण होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अ और आ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो वो है ल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ट ठ ड ढ ढ ढ को कहा जाता है, तो ट ढ कहा जाता है विकसित वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ड और ढ से ही दोनों शब्द निकले हुए हैं, इसलिए इन्हें विकसित वर्ण कहा जाता है। अगला देखते हैं, च छ ज झ उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। इसका आंसर क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है? तो पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है? 3 है। तो इसका हम डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आपको डिटेल्स में देखना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको हिंदी वर्णमाला का लेक्चर देखना होगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों में कितने भेद होते हैं? वर्णों में कितने भेद होते हैं? तो वर्णों में जो होता है कितने हैं? 2 भेद। कौन कौन सा होता है? एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं। शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं, शब्दकोश में जो पहले आने वाले शब्द हैं कौन सा है? वक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? संयुक्ताक्षर की पहचान में, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करा है? निम्नलिखित में किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? यदि वर्णमाला का क्रमबद्धता का ज्ञान न हो तो हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, र प्लस म का रूप है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है? देखिए, एकदम अलग चीज है। र प्लस म का रूप है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है उड़ंतु वाला म। ठीक है। अभी कैसे बनता है इसका हम अभी नहीं चर्चा करेंगे, जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो आप आपको बता देंगे। र प्लस म का रूप क्या है? मर्म होता है, मर, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखिए, अनुनासिक व्यंजन होते कौन कौन से? जो देखिए, जो लास्ट वाले होते हैं, क ख ग अंग, जैसे अंग हुआ, ठीक है, इया हुआ, अड़ हुआ, न हुआ, म हुआ। ये जो 5वां वर्ण होता है अपने वर्ग में लास्ट में जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। तो इसका ऑप्शन क्या है? जो 5वां अक्षर होता है, जैसे देखिए, क ख ग घ के बाद क्या आता है? अंग आता है। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5वां आता है। ये 5वां अक्षर पे आ रहा है ना, तो इसके जस्ट नीचे वाले जितने भी अक्षर हैं, अंग, इया, अड़ा, न, म, तो ये सब क्या है? ये सब अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है। इसका वर्ण का पंचमाक्षर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो किस सूचक नहीं है? देखिए, अंग है, अड़ा है, इया है, तो ये क्या है? सब अनुस्वार है, लेकिन यह क्या है? अनुस्वार नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि जो है क्या है? देवनागरी लिपि की वर्ण की ध्वनि नहीं है। मूर्धा ध्वनि, दंतोष ध्वनि, कर्ण ध्वनि, ये सब क्या है? देवनागरी लिपि वर्ण क्या है, लेकिन ये ग्रीवा ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। देखिए, इसमें कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो अभी ये है क्वेश्चन नंबर 150। तो 150 में देखिए क्या कह रहा है? हिंदी की स्पर्श हो, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो सब है? क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। तो ये जो ये है भ जो है, ये क्या है? स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का वर्ण का वैशिष्ट है, तो क्या है? दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नासिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, क क्या है? अल्पप्राण है। ठीक है, हम आपको बताए थे अल्पप्राण किसे कहते हैं। अघोष भी है, क्यों है? जो क ख होता है अघोष होता है। स्पर्शी भी है, अकंठ ध्वनि है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसको बहुत ध्यान से अगर पूरा पढ़े रहेंगे, ध्यान रहेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों की वर्गीकृत करने के कौन सा 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो कौन सा है? स्वर, काल, स्थान,
प्रयत्न, अनुप्रदान। ये जो 5 है आप उसको ध्यान से रखिएगा, इसको बस कुछ चीज़ों को आपको याद करना होगा, तो उसको ये याद आपको करना होगा। स्वर है, काल है, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह का उच्चारण स्थान है। वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ होता है। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या है? वर्तस्य होता है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो वह जो होता है दंतोष्ठ ध्वनि होता है। अब देखिए दंतोष्ठ ध्वनि जो वह है दंतोष्ठ ध्वनि है। यह कौन सा ध्वनि है? यह कौन सा होता है? तालव्य ध्वनि है। और देखिए फ कौन सा है? ओष्ठ। अब बोल के देखिए ना, ओ फ क्या है? फ में अब देखिए ओठ हमारा जो है टच हो रहा है, तो ये ओष्ठ ध्वनि हो गया। और र देखिए कौन सा है? र देखिए कौन सा है? मूर्धन्य है। तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो वह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए छ का क्रम जो होता है किस वर्ण के बाद आता है? तो आप ये बता सकते हैं क जो है उसी के बाद ये आता है। तो ये क जो हमारा क है ये कैसे होता है, इसके लिए आप हमारा जो है लेक्चर जाके देखेंगे, आपको वहां से पूरा तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्र में पूर्ण वर्ण है। प्र जो में पूर्ण वर्ण है। प्र में देखिए पूर्ण वर्ण क्या है? तो कैसे बना है? प हलंत प्लस र मिलकर क्या बनता है? प्र बनता है। तो ये क्या है? पूर्ण वर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? अब देखिए कौन से शब्द में र व्यंजन बोला जा रहा है कि नहीं है, तो कौन सा है? मातृभूमि। मातृभूमि में क्या है? र व्यंजन नहीं आता है। लेकिन अगर मातृ केवल में देखा जाए, हाँ अगर केवल मातृ में तो देखा जाए तो यहाँ पे त्रि जो है ये लगा हुआ है लास्ट में, देखिए यहाँ पे त्रि, तो ये क्या है लगा? ये क्या है? ऋतु वाला है, न कि व्यंजन है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? र का व्यंजन व्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियां कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? क है। ठीक है, अघोष भी है, अल्प प्राण है तो क है, और त दोनों क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष अब की बात कर रहा है और महाप्राण की बात कर रहा है, तो कौन सा है? बी झ च छ, तो च छ इया ट ठ। ठीक है, तो क्या है? सघोष है, महाप्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कौन सा है? तो हम आपको पहले ही बता चुके थे स्पर्श संघी कौन कौन सा होता है। कौन कौन सा होता है? च छ ज झ, तो ये क्या है? स्पर्श संघी व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो कौन से समूह में है? तो क च प द, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो कौन सा व्यंजन जो है संघर्षी है? तो ह जो होता है संघर्षी व्यंजन होता है। अब देखिए संघर्षी व्यंजन जो होता है उसको किस और नाम से जानते हैं? तो कौन कौन से नाम से जानते हैं? उष्म व्यंजन। ये ध्यान रखिएगा, उष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तो कौन कौन सा होता है? जो होता है षटकोण वाला स, फिर उसके बाद कौन सा आता है? छोटा सा, फिर ये क्या है? सब स्पर्श संघर्षी क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, र का विवरण है। देखिए र, अब र के बारे में पूछा है। र क्या है? वर्तस्य है, लुट्ठित है, सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक के बारे में फिर से पूछ रहा है। तो अर्धस्वर कौन सा होता है? पार्श्विक कौन सा होता है? ये सब पूछा जा रहा है। तो जो ल है, ल क्या है? पार्श्विक स्वर है। अब देखिए यह
अब हम आपको यहाँ पे बता दें, यह है और जो वह है वो क्या होता है, अर्ध स्वर है। ठीक है, हम आपको एक बार पूरा बता दे रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ल जो है क्या है, पार्श्विक, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन है। और यहाँ पे झ क्या है, तालव्य है। यहाँ पे देखिए तालव्य है, और कह सकते हैं कौन सा है, सघोष भी है, सघोष है और महाप्राण भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको एक साथ पूरा आपको यहाँ पे लगाना होता है। अगर आप अल्प प्राण नहीं पढ़े हैं, घोष नहीं पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा तो कैसे पता कर पाएंगे कौन सा व्यंजन है। तो इसका कौन सा है, ख। ख क्या है, स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्ग जो होते हैं उसी में बांटा गया है। तो 2 वर्ग में बांटा गया। कौन कौन सा होता है 2 वर्ग, यह देखिए स्वर तंत्रियों की बात कर रहा है, तो कौन सा होता है, घोष और अघोष। घोष और कौन सा होता है, अघोष होता है। तो ये कोष में बांटा गया, घोष और अघोष 2 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में छ और ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। देखिए अब ठीक बीच में पूछ रहा है कौन सा अक्षर है। च से ड के बीच में ठीक कौन सा अक्षर आता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, च छ ज झ इया। ठीक है, च छ ज झ इया, ट ठ ड। तो कौन सा शब्द आ रहा है, तो ये जो है इया शब्द है। नहीं समझ में आया, एक सेकंड। जैसे छ से क्या पूछा है, ड तक, यानी आपको क ख ग याद होना चाहिए, तब अच्छे से आपको ये छ हो गया, ज हो गया, छ हो गया, च छ, ये च भी लिख दे। चलिए, च छ ज झ इया, फिर ट ठ ड, आगे ड होता है, लेकिन हमें यही तो पूछा है। तो इसके पहले देखिए कौन सा अक्षर है, किसके पहले, छ। छ यहाँ पे ये है और ड, तो इसके जस्ट पहले कौन सा अक्षर आता है, तो इसके पहले कौन सा अक्षर है, इया है। ठीक है, सॉरी, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। इसमें पूछ रहा है अंतस्थ और वर्ण कितने हैं, यानी जो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ 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 वर्ण कौन कौन से होते हैं, य र ल व। ठीक है, और उष्म व्यंजन देखिए कौन कौन सा होते हैं, स स श ह। ठीक है, तो यानी 4 इसके कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। देखिए पूछ रहा है कि क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद जो होता है कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, 6 व्यंजन दिखाई देता है हिंदी के बाद। अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण जो होता है कौन सा है, ह। ह जो होता है काकल्य वर्ण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो कौन सा है, संपृक्त ध्वनि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन है। वह व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो कौन सा है, युग्मक ध्वनि है। कुछ विविध के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है कि वर्णमाला से ही रिलेटेड होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, तो कौन सा है, दंतोष्ठ ध्वनि होता है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, तो कौन सा दंतोष्ठ है, वह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पर्श संघर्षी की बात हो रही है,
तो हमने आपको पहले ही बता चुका है स्पर्श संघर्षी कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। जैसे दी च छ ज झ इयां, ठीक है, च छ ज झ, ये क्या है, ये सारे स्पर्श ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, यानी कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा है, ये मूर्धन्य उत्तेजित ध्वनियाँ हैं, और ये है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्णमाला से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था हमने सारे कवर कर दिए हैं। हम जल्द ही इसका अगला भाग लेकर आएंगे। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आपको हिंदी में कम से कम जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके पूरा से पूरा सही कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वर्णमाला पे आप इतना क्वेश्चन देख ले रहे हैं तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जा रहा है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आपको इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए, तो हम आपको उसका सही करने का बताएंगे। तो इसका आप जब थियरी लेक्चर है हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप पहले उसको देखिए, फिर आप यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे हम जल्द ही लेकर आएंगे। मेरा उम्मीद है कि घटना चक्र पूरा हम कराएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी कोशिश ही है कि हमारे जल्दी से जल्दी आपको सिलेक्शन दिलाना। धन्यवाद।